आदाब नाजरीन, इससे कबल हम लोगों ने आपके सामने अरब के अहमियत के ऊपर हमने रोशनी डाली थी। 632 सदी में मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद 6 सालों के अंदर उनके ख़ानदान में ज़बरदस्त अफरा तफरी देखने को मिला। हुकूमत का फ़रोग़ करने के लिए, काम तेज़ी से करने के लिए वहाँ पे खलीफा का रिवाज कायम हुआ। ऐसा नहीं कि ये जो खलीफा जो है अरब के देशों में इस तरीके का निज़ाम को चालू किया गया। इससे पहले स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, इजिप्ट, सीरिया, ईरान वगैरह में भी जो है ये अमल जारी थे। फ्रांस में भी इसे लॉयर के नाम से और उसे ऑक्सस और काबुल तक का ये निज़ाम जारी रहा। दरअसल खलीफा जो है वो इस्लामिक नाम है जिसमें वो तमाम चीज़ें जो एक हुक्मरां को हक और हासिल है, वही चीज़ खलीफा का भी जो है रोल अदा होता था। लेकिन अगर उसके ये कहिए कि वो इस्लामी निज़ाम से वो बिल्कुल जो है बंधे हुए थे, और यही वजह है कि ये निज़ाम अरब में बहुत तेज़ी से कायम हुआ रहा और 19वीं शताब्दी तक ये जो है निज़ाम कायम रहा। 712 ईस्वी में हिंदुस्तान में फतह हासिल करने के बाद इराक़ का बादशाह अल हज़ाल को हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की ख्वाहिशमंद हुए, और इस तरीके से हम देखते हैं कि 712 में इब्न कासिम और के ज़रिया ये हुकूमत हासिल हुई। फिर बाद में जो है मोहम्मद गजनवी, जो 962 से लेकर के 1186 ईस्वी तक गजनवी ख़ानदान का लोग यहाँ पर हुकूमत हासिल किया, और 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान पश्चिम और सेंट्रल एशिया और उत्तरी हिंदुस्तान में तेजी से तब्दीलियां आई। 900 सदी के आखिर में अब्बासी खलीफा के जवाल के बाद इस्लाम का रंग शबाब से भर उभरा। खलीफा ज़्यादातर इस्लामिक हुक्मरान ही थे, उन्हें अमीरुल उमरा और हिंदी में इसे सेनापति कहा गया। हम इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपेंशन से मैंने इसके बारे में आप तमाम हजरात को मैंने बताया था। हम और आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में 1874 ईस्वी से 999 ईस्वी तक सनानंद वंश ख़ानदान का हुकूमत था। उसके बाद हम देखते हैं कि गुर्जर, प्रतिहार, पाल, सेन, ये सब सारे जितने भी जो थे 8वीं शताब्दी से लेकर यानी कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक ये बहुत तेजी के साथ इन लोगों ने हुकूमत किया। आज का जो हमारा जो है टॉपिक है, वो टॉपिक जो है हमने आज आपके सामने ज़मीन, मालियात, निज़ाम और ज़रई निज़ाम और समाजी ढांचा यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर 700 से लेकर 1200 सदी के बीच में
मैंने आज जो है रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। सवाल ये उठता है कि 700 से लेकर 1200 सदी में लैंड रिलेशनशिप का क्या अहमियत थी। अगर यूं कहें कि इसके दो हिस्से में अगर हम बांट दें, 700 से लेकर 900 और 900 से लेकर के 1200 सदी के बीच में, तो इसमें हम तफसील से जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जमीन की अहमियत 7वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी में क्या थी और 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी सदी तक क्या थी, इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है कि जमीन से उसका रिलेशनशिप क्या था, जमीन उस वक्त अहमियत के हामिल क्यों थे, और फ्यूडलिज्म का जो है किस तरीके से एक्सपेंड हुआ, किस तरीके से फरोग में अमल में आई। दूसरी बात यह कि एग्रीगेरियन यानी कि खेती की अहमियत, मुआशी हालात बहुत तेजी के साथ कैसे फैले, ये सब के साथ जो है कि ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जो है आप तमाम लोगों को मैं रोशनी डालूंगा। और उस वक्त जो है स्टेटस ऑफ ट्रेडर्स का क्या था। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि जब जो है लैंड का एक्सपेंशन होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स होगी और ट्रेडर्स का जो है स्टेटस बेहतर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो खेती की जमीन अर्बनाइजेशन के तरफ बढ़ेगा। ये जो है एक छोटी सी भूमिका जो है मैंने आप तमाम लोगों के सामने मतलब कि ये किया। जैसा कि मैंने ये कहा कि 700 से लेकर 9वीं शताब्दी सदी तक ये पहला फेज है, और दूसरा फेज जो है वो एक ये जमीन का 900 से 12 है। वहां पर उस 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक अर्बनाइजेशन अमल में आ चुकी थी। और यूं कहा जाए तो हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहला अर्बनाइजेशन हुआ, 6वीं सदी में दूसरा अर्बनाइजेशन हुआ, और 7वीं के बाद 12वीं के बीच में जो अर्बनाइजेशन हुआ वो थर्ड अर्बनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वो जो जमीन की जो सूरत हाल थी, उस सूरत हाल में हम सिर्फ आपको अभी जो है इशारे इशारे में बात कर रहा हूं। मैं फिर इसके बारे में डिटेल में मैं जाऊंगा और मैं इसके बारे में आप तमाम लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो जमीन जो थी, राजा खुद जमीन को तो वो खेती बाड़ी कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने सबसे पहले जिस जमीन को, जहां से कोई भी मालियात आने का कोई भी वजह नहीं थी, कोई भी कारण नहीं था, कोई भी वजूहात नहीं थे, तो वो जमीन को जो है सबसे पहले वहां ब्राह्मण को दिया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि ब्राह्मण को जो जमीन दी जाती थी, राजा उसको गिफ्ट दिया करते थे, लैंड ग्रांट्स, यानी कि जमीन को तोहफे में दिया जाता था। कैसे लोगों को दिया जाता था? ब्राह्मण को दिया जाता था। ब्राह्मण को क्यों दिया जाता था? उससे राजा को 2-3 तरह के फायदे होते थे। नंबर 1, जो बंजर जमीन थे उस बंजर जमीन पर खेती हो जाया करती थी। दूसरी बात यह है कि वहां पर धर्म का जो है बहुत तेजी के साथ फरोग होता था। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि वहां पर जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी जो है उन ब्राह्मणों के द्वारा जरिया अमल में लाया जाता था। अब जो है जो एग्रीकल्चर का जो जमीन होती थी उसमें तेजी के साथ बढ़ाना शुरू हो गया। उससे जो है खेती बाड़ी मुआशी हालत बहुत तेजी के साथ बढ़ने होने लगे, नॉलेज का एक्सपेंशन होना शुरू हो गया, और रिलीजियन का बहुत तेजी के साथ, मजहब का, धर्म का बहुत तेजी के साथ
फैलाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए ब्राह्मणों को जमीन जो हुक्मरान तबके के लोग थे वो उसको जो है गिफ्ट में देते थे, जिसका कोई भी मुआवजा उसको नहीं होता था। अब यूं देखिए कि अगर कोई भी हुक्मरान अगर किसी बंजर जमीन को देता है तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि वो जमीन खेती के लायक हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है कि वहां पर के जो लोग रहने वाले लोग हैं उसमें काम करेंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा। तीसरी बात यह है कि जब वो खेती बंजर जमीन जब उसको मुआशी हालात जब उनके बेहतर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां से सरकार को टैक्स भी मिलना शुरू हो जाएगा, और टैक्स जब मिलना शुरू हो जाएगा तो राजा जो है खुद ब खुद एक बहुत ही मजबूत हुक्मरान साबित होंगे। इसी तरीके से राजा जो है वो उस ब्राह्मण के जरिया जिसे जमीन दी जाती थी उस जमीन के जरिया वो वहां पर जुडिशरी काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते थे, उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का काम करते थे, और ब्राह्मण जो है वो तमाम इलाके का प्रबंध ये इंतजाम करते थे कि वहां पर तमाम चीजें सहूलियात दस्तयाब हो जाएं। इसके बाद हम अगर देखते हैं तो खेती जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया। हजरत ग्रामी, आप तमाम लोग जानते हैं कि जिस जमाने की बात मैं कह रहा हूं 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में, तो इसमें आप ये देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि उस वक्त मोनेटाइजेशन यानी कि सिक्के का अमल जो है का रिवाज बहुत कम था। उस जमाने में बार्टर सिस्टम के जरिया लोग एक दूसरे को जो है ये क्या नाम है सामान खरीद और फरोख्त का काम अंजाम दिया करते थे। इसलिए उस वक्त मोनेटाइजेशन का रिवाज 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के ईस्वी में उस वक्त पाल, सेन, गुर्जर प्रतिहार और जो है ये सब सारे जितने भी हुक्मरान थे, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस जमाने में मोनेटाइजेशन सिक्के का जो है अमल जो है बहुत कम थी। इसीलिए ये लोग खेती के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, और खेती जो है एक ऐसा मतलब कि ये था कि उससे मुआशी हालात वो बहुत ही बेहतर होते थे। इस तरीके से खेती जब होना शुरू हो गया, इरिगेशन जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ना चला गया, और ब्राह्मण और दूसरे जाति के लोग वहां पर रहना जब शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब ब्राह्मण वहां पर रहेंगे तो उनके जरिया काम करने वाले उनका सिपा सलार राजपूत तबके के लोग होंगे। जब वो जो है जब राजपूत तबके लोग जो है वहां पर जो है निगहबानी करते थे, उनकी सिक्योरिटी करते थे, तो जाहिर सी बात है कि वो जो खेती बाड़ी जो हुआ करता था उस खेती बाड़ी से उसका जो है खरीदो फरोख्त अमल में आता था, तो उसको जो है वैश्य के जरिया यानी कि कारोबारी के जरिया फरोख्त किया जाता था। जाहिर सी बात है कि ये लोग ब्राह्मण जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, राजपूत उनकी सेवा कर ये उनको सिक्योरिटी प्रदान करते थे, और जो वैश्य जो थे वो खेती बाड़ी में वो जो है खरीदो फरोख्त बिक्री का काम करते थे। तब एक शूद्र बच गए जो खेती का काम करते थे। जाहिर सी बात है कि जब वहां पर एक जगह पर जब ये होगा तो अब वहां पर उन लोगों में जो है कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, झगड़ा होना शुरू हो गया, और उसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्ट जब होगा तो एक दूसरे को नीच दिखाने के लिए, एक दूसरे को अपनी हिस्सेदारी जाहिर करने के लिए लड़ाइयां भी शुरू होंगी। मैं अभी इसके ऊपर मैं छोड़ता हूं, मैं बाद में तफसील से मैं इसके बारे में आपके सामने बयान करूंगा। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, जब खेती बाड़ी एग्रीगेरियन का जो है एक्सपेंशन हुआ तो ब्राह्मण को दिया गया। ब्राह्मण जो हुए वो क्या किए, वहां पर कैनाल खुदवाए, कुआं खुदवाए, तालाब खुदवाए, और तेजी से जो है इरिगेशन का काम बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला गया। यानी कि वो जमीन जो सरकार तोहफे में देती थी, जो जमीन जो सरकार बगैर पैसे के देती थी, अब उसमें जो है
उसी ब्राह्मण के जरिया वहां पर जो है, अब अगर कहीं पर कैनाल होगा, तालाब होंगे, कुएं होंगे या टैंक होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर का खेती बाड़ी तो होगा ही, लेकिन वहां पर रहने वाले बाशिंदे को भी उससे प्यास बुझेगी, उससे तमाम लोगों को सुविधा होना शुरू हो गया। उससे क्या हो गया, अब के वो जमीन देने के बाद वहां पर जितने भी जो रियाया थे उसको जो है जो बहुत तेजी के साथ देखने को मिला है। इसीलिए इसको जो है कृषि कुष्टी से भी इसकी जानकारी होती है। ये अमल जो है, ये चीज कहां से मालूम हो रही है, हम इसको तफसील से हम बताएंगे, लेकिन सिर्फ हम आपको जो है ये खाली जो है ये सरसरी निगाह में हम ये कर रहे हैं कि ये कृषि कुष्टी से भी जानकारी हो। सूरापाल के द्वारा भी ये जानकारी इसके ये होती है कि सातवीं शताब्दी सदी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच वहां पर जो भी ये होता है उसकी जानकारी हमको दो जरियों से मिलती है। नाज़रीन, तमाम जितने भी जो हम कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते, इसलिए कि तवारीख दानों के जरिया जो किताबें लिखी गई है, मैं उनका हवाला देने के बावजूद बाद ही मैं अपनी बात को मैं आगे बढ़ूंगा। इसीलिए सूरापाल और कृष्टि कुष्ट ये दो ऐसी है जो जानकारी उससे मिलती है। फिर उसके बाद जो है क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजर और कंपास का प्रयोग होना शुरू हो गया। फर्टिलाइजर का प्रयोग इस्तेमाल कब शुरू होगा, जब वहां पर एग्रीगेरियन, जब खेती बाड़ी जब शुरू हो जाएगी और जब उसको ट्रेडर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के जरिया उसको ज्यादा से ज्यादा आमदनी हासिल होगी, तब उसमें कंपास दिया जाएगा, उसमें खाद का इस्तेमाल किया जाएगा। और खाद देने के बाद जो है, इसलिए 9वीं शताब्दी सदी से लेकर 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में ये खेती बाड़ी का बहुत तेजी के साथ वो क्या हो गया, एक्सपेंशन हुआ, और वहीं पर से जो है लोकल मार्केट की शुरुआत हो गई। गांव में आप देखते होंगे कि जितने भी जो छोटे छोटे जो गांव में जो मार्केट लगे रहते हैं, एक जगह तमाम चीजें मिलती है और वहां से लोग, अपने गांव के लोग आते हैं और आने के बाद जो है अपनी जरूरियात की चीजों को लेकर फिर उसको जो है अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो है लोकल मार्केट का शुरू हो गया, ट्रेडर्स आना शुरू हो गए, यानी कि जो खरीदार लोग आना शुरू हो गए और ट्रेड करने लगे। उसके बाद मर्चेंट भी जो है आना शुरू हो गया। उसके बाद जो है मार्केट का जो है तेजी के साथ ये हुआ और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया। उसी तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत तेजी के साथ बढ़ावा हुआ। एग्रीगेरियन इकोनॉमी की बहुत तेजी से, यानी कि मालियात जो है किससे हासिल हो रहा है, एग्रीगेरियन से हो रहा है। और एग्रीगेरियन क्या है, वो खेती से जो हो रहा है। उसी के बाद आप देखते हैं कि अर्बनाइजेशन जो शुरू हुआ, पहले हमने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिलते हैं, उस अर्बनाइजेशन में हम दूसरा अर्बनाइजेशन 6वीं शताब्दी में सदी में देखते हैं, और तीसरा अर्बनाइजेशन जो है 900 ये कलम है ये से लेकर फर्स्ट सेंचुरी में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये होता है। उस वक्त जो है जो मोनेटाइजेशन, मनी जो है इकोनॉमी बहुत कम हो गई थी, यानी कि किसी भी हुक्मरान के जरिया पैसे का, सिक्के का अमल दरामल कम था, और वो जो खेती जो था वो एक पैसे का काम करता था। आज भी देखिए कि कोई भी जमीन का वैल्यू पैसे से ज्यादा आज पूरे मॉडर्न ही इंडिया में आज आप देखेंगे कि उसकी ज्यादा अहमियत हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि अब जो है जो राजा जो है बहुत ही मजबूत हो गए, और अपने आप को जो है वहां पर जो भी राजा जो मजबूत हुए उनका पाल डायनेस्टी का जो है बहुत अहमियत है। उसके बाद प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, ये सब सारे ऐसे शासक थे, हुक्मरान थे, वो लोग बहुत बड़े हुक्मरान होने के बावजूद भी सिक्के का रिवाज उनके जमाने में बहुत ही कम था, और सिक्के का रिवाज हम कम देखते हैं। लैंड का जो मालिक जो होता था, जमीन का जो मालिक होता था, वो ब्राह्मण होता था, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उसी के जरिया करवाया जाता था। रोमन एम्पायर के डाउनफॉल होने के बाद
ये सारी चीजें भारत में भी देखने को मिल रही हैं। अरब ट्रेडर्स 7वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी के बीच में आना जाना शुरू हो गया था। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ इनका जो है कारोबार चलता रहा। सेंट्रल एशिया के साथ भी जो है इनका कारोबार चलता रहा। उसके बाद जो है यहाँ से भारत से नमक और ये सोने का जो है यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर मिलती थी, इसलिए जो है यहाँ पर मोनेटाइजेशन का जो रिवाज जो है अब थोड़ा बहुत कायम होना शुरू हो गया था और सिक्के भी जो है यहाँ पर चालू हो गए थे। बार्टर सिस्टम यहाँ पर बहुत तेजी के साथ चल रहे थे। सिक्के नहीं रहने के वजह कर बार्टर सिस्टम बहुत तेजी के साथ अमल दरामद हो रहा था। उसके बाद जो है भारत में जो है हिंदुस्तान में टेक्सटाइल की जो है स्थिति जो है बहुत ही अच्छी थी, यानी कि कपड़े का जो है यहाँ से एक्सपोर्ट्स होते थे, निर्यात होते थे। और यही वजह है कि इन तमाम चीजों का अल-बरूनी जो गजनवी के जमाने में जो भारत में आया था, तो उसने वहां की सियासत के बारे में बहुत सारे तफसील से नहीं बयान किया, लेकिन वहां की जो है मुआशी हालात और समाजी हालात के ऊपर बहुत तफसील से रोशनी डाली है। मैं उस पर भी रोशनी डालूंगा कि अल-बरूनी जो है किताबुल हिंद में क्या कहना चाहते हैं और क्या कहा उन्होंने। इसी तरीके से आसाम से जो ये क्या नाम है ताम्रलिपि है, ताम्रलिपि और मथुरा, काबुल और जो सिल्क रूट के जरिए ब्याना और मालाबार से जो है ये सब सारे ऐसे जो थे जो तिजारत गाह थे, जहां पर जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर वहां पर बंदरगाह थे। आसाम, ताम्रलिपि, मथुरा, काबुल, ये सब सारे सिल्क रूट थे। ब्याना, मालाबार में तो 6वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार जो है वो वहां पर जो बंदरगाह के पास एक मस्जिद की तामीर हुई थी, जहां पर अरब के ट्रेडर्स आते थे और वहां पर रहते थे, और रहने के बाद जो है वहां लोग जो है कारोबार को फरोग देने का एक बहुत बड़ा जरिया बनाया था। उसी तरीके से अगर हम देख लें कि बंदरगाह जो है कराची, बरोच, सोमनाथ, कैम्बी, एस्प्रो और दक्षिण पूर्व एशिया में मलाया और सुमात्रा, ये सब सारे ट्रेडर्स यहाँ पर आया करते थे। चाइना में तो बहुत सारे ऐसे मतलब के जो है हुए हैं, जो कई राजदूत वहां भेजे जाते थे, भारत से भेजे जाते थे हिंदुस्तान से, और वहां पर अपने मजहब को और तिजारत को फरोग देने के लिए चाइना जो है बहुत ही मजबूत जगह हो गया था। यही वजह है कि वहां के जितने भी जो सयाह थे, जैसे हुएनसांग, फाहियान, इत्सिंग, ये सब सारे लोग वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो है वो अपना मजहब को सीखते थे, और सीखने के बाद फिर वहां पर जाते थे और अपने अपने बड़े बड़े जगह पर जो है वहां पर अपना काम कर रहे थे और अपने देश को वो आगे बढ़ा रहे थे। इसी तरीके से जो है वो जो उस जमाने में जो था, वो जो ये सी रूट जो था वो बहुत ही सेफ था। सेफ इसलिए था कि उस वक्त जो है बहुत सारे मतलब के जो है बड़े बड़े जो डाकू जो होते थे वो बहुत कम तादाद में होते थे, लेकिन जो जमीनी के जरिया जो लोग इधर उधर सफर करते थे उसमें लूट मार होने का खदशा ये ज्यादा था। इसलिए जितने भी जो ट्रेडर्स थे जो वो थे वो सी रूट के जरिया ही आते थे। चाइना से सिल्क और सऊदी से ट्रेडर्स भी चाइना से भी आते थे और सऊदी से भी ट्रेडर्स आते थे, और उसके बाद जो है मर्चेंट्स को वहां पर जो है पैट्रोनेज दिया जाता था, और इसी वजह कर जो है खेती के जरिया, जमीन के जरिया उनका बहुत तेजी के साथ जो है क्या नाम है ये कारोबार को, भारत को फरोग देने के लिए ये जो है होता था। सवाल ये उठता है कि आखिर जो है राजा जो है ये सब सारे ब्राह्मणों को टैक्स के जरिया जमीन क्यों देते थे? उसकी वजह यह है कि सरकार को, गवर्नमेंट को चलाने के लिए उसकी
देखभाल करने के लिए, राया की भलाई करने के लिए तमाम वो काम किया करते थे जो आवाम जो है उससे बेफिक्र होते थे। जैसे पुलिस हो गया, उसके इंतजाम करने की जो जितनी भी थी। तो मैं और आगे तफसील से मैं इसके बारे में बताऊंगा। तफसील से मैं बताऊंगा। उसके बाद जो है कि उस वक्त जो ट्रेडर्स जो थे वो बड़ा ही जो है अहमियत के हामिल थे। उसके बाद ट्रेडर्स राजाओं ने जो है ट्रेडर्स की अहमियत वो बढ़ना शुरू हो गया। क्या हो गया कि वो जो है राजाओं का जो है वो मंत्री बनना शुरू हो गए, राजाओं के ऊपर हावी होना शुरू हो गए। जाहिर सी बात है कि जब वो ट्रेडर्स माला माल होंगे, सरकार को उसको अपना टैक्स देंगे, जब पैसा देंगे तो राजा जो है उसी ट्रेडर्स के ऊपर ज्यादा अहमियत का हामिल होगा, इसलिए कि उसी से जो है उसके मुल्क को फरोग करने में, कामयाब करने में सबसे बड़ा रोल अदा होता था। इसीलिए जो है ट्रेडर्स जो है को जो है होलसेल में भी और रिटेल में भी जो है अपना मतलब के काम करते थे। उस वक्त जो है उसको जो है श्रेष्ठी या सार्थवा दो प्रकार के ट्रेडर्स होते थे। ये चूंकि हिंदी में है इसको श्रेष्ठी कहा जाता था और दूसरे जो ट्रेडर्स होते थे उसको सार्थवा कहा जाता था। इसी तरीके से गिल्ड जो थे वो बैंकिंग का काम करना शुरू करते थे। ट्रेडर्स के काल में जो क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का काम गिल्डों का था। और उसके बाद जो है ये आया वोल, अंजुमन अन्ना गिल्ड दो तरह के ये माना जाते थे। ये आया वोल और दूसरा जो है अंजुम अन्ना, ये दो तरह के गिल्ड होते थे जो आलमपुर त्रिपुरी लैंड से भी आया करते थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब ये सब गिल्ड ट्रेडर्स और सब लोग जो है तेजी के साथ जब आना शुरू हो गए तो अर्बनाइजेशन का होना शुरू हो गया, खेती बढ़ती चली गई, ट्रेडर्स काफी माला माल होते चले गए, काफी अच्छे पोजीशन में हुए। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है पिलग्रिमेज यानी कि जो लोग जो थे वो वहां पर जो है अपनी इबादत गाह को जो है पूजा पाठ का इबादत करने की जगह लोगों ने बनाया। यही वजह है कि जब अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया तो वहां पर मंदिर की स्थापना होना शुरू हो गया, मंदिर का रिवाज बहुत तेजी के साथ हुआ और मंदिरों में रॉयल पैट्रोनेज दी जाती थी। मंदिर में जो है हम और आप जानते हैं कि भारत में नहीं विश्व में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले 5,000 वर्ष पहले सबसे पहले जो है ये मेसोपोटामिया में जो है जिगुरत नाम का मंदिर सबसे पहले शुरुआत हुआ था। उस शुरुआत का जो है होने से सबसे पहला जो है ये था कि वो 7 तल्ला थे जिसके रंग अलग अलग थे, जिसके ऊपरी हिस्से में जो है ब्राह्मण यानी के काम के वो तबका रहता था जो शासन करता था। उससे उससे नीचे जो है जो रहते थे वो क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे और नीचे जो है भंडारगाह हुआ करती थी। इसी तरीके से मंदिर में रॉयल पैट्रोनेज दी जाती थी। राजस्थान, श्रीनगरम, चिदम्बरम, मदुरई, तमिलनाडु में जो है कर्नाटका, विजयनगरम, तिरुपति और ये खजुराहो और नागपट्टनम, ये सब सारे ऐसे जगह थे जहां पर मंदिरों की तामीर बहुत तेजी के साथ होना शुरू हो गया, जहां पर जैन पिलग्रिमेज भी आते थे जिसको तिरुपति और गुजरात में जो है उनका मेन जो है गढ़ होना शुरू हो गया। इसी तरीके से हम आपको देखते हैं कि ये सब सारे जो है मंदिरों का जो है बहुत तेजी के साथ जो है अमल दरामद होना शुरू हो गया। उसके साथ हम देखते हैं कि रॉयल पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह जो सरकार के जरिया जो अमल में आती थी, उस सरकार का जो है सबसे पहले वतापी, वेंगल, कांचीपुरम, कन्नौज, धारा, मदुरई, कल्याण, खजुराहो, अजमेर, साउथ सेंट्रल एशिया के कारोबार वहां पर आना जाना शुरू कर दिया। इस तरीके से हमने आपको जो है बहुत ही शॉर्ट में जो है हमने आपको ये बताया है। लेकिन एक बात और मैं ये कर देता हूं कि फिर मैं आपको आता हूं कि ये जमीनी का जो है जो शुरू में आए कि फ्यूडलिज्म का
ये शुरुआत कैसे हुआ? तो जिसे सामंतवाद एक ऐसी जगह है जिसमें मालगुजारी जमीन के जरिया होती थी, जिसमें सेना का जो है वो पालन पोषण किया जाता था, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके साथ जो है उसके खानदान के लोग जमीन के जरिया एक जो है वो अमल में आते थे, वो ये करते थे। ये स्थिति हिंदुस्तान ही नहीं, ये यूरोप में भी जो है फ्यूडलिज्म का जो है ये बहुत तेजी के साथ मतलब अमल दरामद हुआ। इसीलिए जो है इसे जो है अर्ध सामंती कहा गया। दूसरे भारतीय सामंतवादों में प्रमुख जो है वो जो है भारत में जो है तवारीख में मार्क्स द्वारा एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की श्रेणी में रखा गया, जिसकी कड़ी आलोचना मार्क्सवादी इतिहासकार करते हैं। सामंत शब्द का अर्थ होता है, और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि पड़ोसी राज्यों के हुकूमतों को सामंत कहते हैं। सबसे पहले ये जो सामंत जो जमीन का जो मतलब फ्यूडलिज्म का जो शुरुआत होती है वो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में सामंत का जमींदार बताया है। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जो है सबसे पहले ये क्या नाम है ये ऐसा मिलता है जिसे नागद के नाम से कहा गया है। वही सबसे पहले मनुस्मृति में भी जो है अधिकारियों को जो है मनुस्मृति में ये बात कही गई है मनुस्मृति में। इसी तरीके से ये जो फ्यूडलिज्म का महाभारत में भी जो है ब्राह्मणों को जमीन दान देने की जो है ये बात कही गई है। इससे जो है ये पता चलता है कि उस जमाने में जो है उसे रत्न, पशु और अनाज का एक मेन सोर्स मानते थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा कि राजा वशिष्ठ ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि प्रदान करे, यानी कि राजा को चाहिए कि ब्राह्मणों को जो जमीन दे वो एकदम बेगैर मतलब के कर लिए हुए ये किए। इसी तरीके से सामंतवाद का जो है बहुत तेजी के साथ विकास जो है शक और कुषाण के शासन कालों में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी में मंदिरों को भी दी जाने वाली कर्नाटक से में देने वाले जो है जो सामंत के जरिया होते थे। कर्नाटक से सैन्य जो फौज में और पूर्व ब्राह्मणों के द्वारा दिए जाने वाली जो जमीन जो होती थी 10वीं सदी में, वो जमीन जो है दिया जाता था ताकि उससे जमीन की स्थिति अच्छी हो जाए। उड़ीसा के गंग शासकों के द्वारा अपने सेना नायकों को एक ऐसा भी अनुदान दिया गया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि भूमि जो देने का जो रिवाज जो था वो जो है बहुत तेजी के साथ फैला। नंबर 2, दूसरी श्रेणी में अनुदान दी गई भूमि जमीन पर यानी कि कर टैक्स लिया जाता था। राजस्व का ये हासिल करने के रेवेन्यू पे ग्रांट्स की संज्ञा दी गई थी। इसका जो है उदाहरण, इसका जो मिसाल जो हमको देखने को मिलता है वो उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश से मिलता है। और इसी कई अभिलेखों में ये सेकुलर सेल डीड का भी जो है बहुत तेजी के साथ अमल दरामद होना शुरू हो गया था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शासक जो जमीन जो है हुकूमतों के जरिया, शासकों के जरिया जो दी जाती थी, पाली ग्रंथ में ये बिंबिसार एवं कोमल नरेश प्रसेनजीत द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए जमीन की चर्चा की गई है। दूसरी बात यह है कि खारवेल के हाथी गुफा लेख से भी ये जानकारी होती है कि ब्राह्मणों को कर से आजाद जमीन दी जाती थी। इसी तरीके से आप देख ले कि बंगाल के सम्राट धर्मादित्य एवं सम्राट गोपी चंद्र ने फरीदपुर बंगालपुर जिला का अभिलेख से ये साफ जाहिर होता है कि समाचार देव व धरगराहाटी अभिलेख से बंगाल में भूधारण एवं भू राजस्व
प्रशासन पर रोशनी डालता है। उसी तरीके से कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के विधानपुर दानपत्र में भी जो है अग्रहार दान पर कुछ नवीन प्रकाश पड़ता है। इसी तरीके से हर्ष के मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेखों से ये विज्ञात होता है कि लक्ष्मी जो जल के बुलबुले बिजली के समान चलता था, उसे भी जो है जमीन दिया। उसके मधुबन ताम्रपत्र से ये मालूम होता है कि सोमकुंड नामक ग्राम दान को रद्द कर अग्रहार दूसरे को दान दिया गया। अग्रहार वैसे ये को दिया जाता है जो बंजर जमीन यानी कि उपजाऊ जमीन को ना देकर अग्रहार जमीन को देना। इसका मतलब ये है कि वैसी जमीन को ताकि जो है वहां पर खेती मुआशी के लिए। उसी तरीके से चोल राजाओं में देखा गया है कि राजराज प्रथम ने सबसे पहले शैलेंद्र शासक को चूड़ामणि बिहार के में ये कि तामीर के में एक अनय मंगलम ग्राम दिया था, जिसमें वीर राजेंद्र प्रथम ने 40,000 वैदिक ब्राह्मणों को वो जमीन को जो है दान में दिए थे। बंगाल के संत शासकों ने के भूमि दान ताम्रपत्र भूमि पर प्राप्त धनराशि प्रत्येक ब्राह्मण को चांदी के प्रचलित सिक्के दिए हैं। पुराणों में भी इसका जिक्र जो है 10वीं शताब्दी में ताम्रपत्र ऐसा ये होता है कि विशाल भूमि 6,000 ब्राह्मणों को ये जो है दिया गया था। उसी तरीके से उड़ीसा से भी भूमि जमीन को जो है दान देने का जो है जिक्र आता है। नाजरीन, सवाल यह उठता है कि कोई भी आदमी किसी भी चीज के बारे में ऐसे नहीं बोल सकता है कि किसको जमीन को कब दिया गया, क्या दिया। मैं तारीखी पस मंजर में मैं आप तमाम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो है सबसे पहले डीडी कौशाम्बी 1956 में एक किताब लिखा था जिसका इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले जो है फ्यूडलिज्म का जिक्र किया था। उन्होंने फ्यूडलिज्म के विकास के एक बात कही थी। उन्होंने कहा फ्यूडलिज्म फॉर एबव और फ्यूडलिज्म फॉर बिलो, यानी कि किस तरीके से फ्यूडलिज्म का जो है विकास हुआ, तरक्की हुई, उसके बारे में तफसील से उन्होंने लिखा है। उसके बाद जो है कलम है महाराज धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि, जिसके अधीनस्थ शासक सामंत, महाराज, रानक, सामंत आदि उपाधियां जो लकब से टाइटल्स होते हैं 12वीं सदी में लेखक ने भट्टू भुवन देव की अग्रजीत की सामंतों को बहुत सारे मतलब के जो है जमीनें जो है जो लैंड ग्रांट दिए थे, उसको महामंडलेश्वर 1 लाख ग्राम को क्या कहा गया, महामंडलेश्वर कहा गया। जो 10,000 ग्राम का 1 लाख वाले को क्या कहा गया, महामंडलेश्वर। दूसरा 10,000 ग्राम को जो देने वाले को क्या कहा गया, सामन। 5,000 ग्राम को देने वाले को क्या किया, मंडालिक। और जो 50,000 ग्राम को देने वाले को मंडालिक कहा गया। और जो 5,000 ग्राम जो जिसने जो दिया था उसको कहा गया लघु सामन। इसी तरीके 9वीं या 10वीं श्रेणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के घरों का उल्लेख आता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ जो है ये सब सारे मतलब के लोगों को जो है जमीन का ये हुआ। अब हम सवाल ये उठता है कि मालियात राजस्व का जो है का कौन कौन सा जिक्र जो है किस किस में आता है। सातवाहन लेखों में नमक को कर से आजाद किया गया था। यह शब्द आया है जिसको सातवाहन ने नमक को कर से मुक्त कर दिया था। यानी कि नमक एक ऐसी चीज थी जिसको सातवाहन के लोगों ने, सातवाहन हुक्मरानों ने उसको कर से आजाद कर दिया था। उदय भाग जो है सिंचाई या जल कर, उदय भाग ये सब हिंदी लफ्ज है, इसलिए इसके बारे में आपको उर्दू का कोई लफ्ज नहीं मिलेगा क्योंकि ये नाम दिया गया था। उसका जो है उदक भाग जो सिंचाई या पानी कर था उससे आजाद किया गया था। उसके बाद जो है विलुप्त उपलिप्त अर्थशास्त्र के निश्चित करके
कहा गया है, इसके में निश्चित में ये कहा गया है कि वाकाटक अभिलेखों में इसका जिक्र करो का आता है। उसके बाद जो है गोविंद चंद्र गढ़वाल के मनेर ताम्रपत्र लेख से मिलता है कि उसकी तुलना नेपाली लिच्छवी अभिलेखों से किया गया। मलकर से की जाती है। तुरुष्कंड मुस्लिम जनता से लिया जाने वाला कर था। गढ़वाल अभिलेख में जलकर, लवनकर, परनकर, परवीनकर, गोकर, वल्दी, यमली, कामली, कुटक, हिरण्य, विषयदान, ये सब सारे जो है टैक्स थे जो कर लिए जाते थे, जिससे जो है सरकार जो है अपने आप को, राज्य को, हुकूमत को फरोग करने के लिए ये सब सारे टैक्स थे। उसके बाद जो है ये क्या नाम है, परिहार में पल्लव तथा चोल अभिलेखों से ये है कि अर्थ देवदान भूमि को राजकर से मुक्त किया जाता था। यानी कि जो देवता को जो भूमि दी जाती थी उसे भी जो है कर से मुक्त कर दिया जाता था। तीर्थ यात्रा कर, सबसे पहले ये जो है टैक्स का जो है ये शुरुआत हुआ था। तीर्थ यात्रा कर खानकर कूटकर हल की लकड़ी पर लगाया गया। उसके बाद जो है आप देखेंगे क्या कि भोग एक कर था जो मराठा शासकों ने भोग जिला में लेते थे। उसी तरह से यगाहर ये संग्राहक कर था। उसके बाद तेरेपोन चालुक्य अभिलेख से वर्णित स्वर्ण के रूप में ये लिया जाता था। उसी तरीके से सिद्धायाय राजकीय करों को सामूहिक नाम दिया गया। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से कई कर को देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है महाभारत के शांति पर्व से सबसे पहले व्यक्तिगत करों का विषय पर महाभारत में बताया गया कि जो प्राय किसी भी रूप में मनुस्मृति में भी वर्णित है। दिव्यदान में भी दोहरी बातें का यह राजपुष्य पौधों तथा फलदार वृक्षों को सम्मान हेतु तिली तब तक तेल नहीं देती तब तक वो उसे रुपया नहीं देना चाहिए। सबसे पहले शुक्र ने राजस्व आय की परिभाषा दी है। यानी कि अर्थशास्त्र ने नागरिक नाम से आयकर का उल्लेख मिलता है, जिसका प्रत्यक्ष उल्लेख मेगास्थनीज में भी इसका ये होता है। इस तरीके से जो है राजा जो है, सवाल ये उठता है कि राजा टैक्स क्यों ले। सबसे बड़ी ये होता है तो राजा टैक्स आपकी हिफाजत के लिए राजा टैक्स लिया करता था। उसी तरीके से आप देखिएगा कि ये सब जो टैक्स थे वर्तनी, जिसको जो मतलब के परिवहन शुल्क, जिसको आज भी शुल्क लिया जाता है, ये अतिवाहिक यानी के मार्ग शुल्क, उसके बाद तरदेय यानी कि नौघाट या तैराक की जगह पर जो होते थे उसको तरदेय करते थे। हर्ष के लेखों में तुल्य में कर का उल्लेख मिलता है, जो कि तौल माप के आधार पर चीजों पर लगता था। सेन शासक पुराणों के अभिलेखों में यानी के इंस्क्रिप्शन में पान के बगीचे पर भी टैक्स लिया जाता था। उड़ीसा के भोमकर रानी धर्महादेवी के अंगुल अभिलेख से ये होता है कि उस वक्त जो है ये नामक सिक्कों से ये होता है कि टैक्स का जो है बहुत तेजी के साथ उस वक्त जो है हुकूमत को हुक्मरान लेती थी। बोलगर टैक्स, ये भोजन से संबंध ये टैक्स था। उसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो थे जैसे पढ़ने, नजराना, आपातकालीन पर किए गए टैक्स किसी हुकूमत के पूरे कार्यकाल में एक बार लेने का भी रिवाज था, दोबारा नहीं। लेकिन संकट या इमरजेंसी पीरियड में के समय में धनी यानी कि अमीरों से संपत्ति जमीन के जरिया टैक्स लेने का रिवाज उस जमाने में था। और जिस तरीके से शुक्र नीतिसार ने भी जो है इसके बारे में पूरा ये किया है। उसी तरीके से मल्ल कर
लिच्छवियों राजों ने ये मल्लों के ये इन्विजन के प्रतिरोध में लगाया था। उसके बाद जो है खल भिक्षा यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंशों ने मथन देव पर ये किया था। उसी तरीके से ये जो है श्राद्ध कर, जैसे गया में श्राद्ध के अनुष्ठान के लिए कश्मीर से शासकों द्वारा लिया गया टैक्स जो है इसको जो है सरकार का ये आमदनी का एक जरिया हुआ करता था। इसी तरीके से अब सवाल ये उठता है कि ये सब सारी चीजें जो जानकारी का जो है वो जानकारी हमको अल-बरूनी के जो है ये होता है 11वीं सदी में अल-बरूनी एक ऐसा तवारीखदां था जो अल-बरूनी के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक इतिहास में क्रमशः ये होता है। इसका अल-बरूनी का पूरा नाम जो था रेहान मोहम्मद इब्न अहमद था अल-बरूनी, जिसका जन्म जो है 973 ईस्वी में अल-बरूनी ईरान में जो है में हुआ था। उसने जो है अपनी किताबुल हिंद और तहकीक हिंद में 1030 ईस्वी में अपनी पूरी जो है तफसील से उसमें ये किया है। सुल्तान मोहम्मद के ये हुक्मरान में जो है ये आया था और जो किताबुल हिंद जो उसने लिखा 75 वर्ष की आयु में अल-बरूनी ने अपनी ये हो गया जो उसने अपनी किताब जो लिखा अतहरुल वाक़िया एवं किताबुल हिंद। भारतीय इतिहास के लिए किताबुल हिंद एक ऐसी किताब है जो 80 चैप्टर्स और अनेक उप चैप्टर्स में जो है बटे हुए हैं। अल-बरूनी को जो है उन्होंने सबसे पहली बात यह है कि 11वीं शताब्दी के लिए यह एक ऐसी किताब है जिसमें वहाँ भारत का जो है भारतीय लोगों को रहन सहन, भोजन, कपड़ा और ये त्योहार, धर्म, दर्शन, कानून, अपराध, दंड, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, रसायन, दर्शन इत्यादि का भी उल्लेख करता है। भारत में प्रचलित विभिन्न जितने भी तरह के जो है भौगोलिक चीजें हैं उसके बारे में तफसील से उसने बयान किया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अल-बरूनी का जो है जो किताब के जरिया जो उसने बात कही है उसने जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है उसने मतलब के जो है रोशनी डाली है। अब उसमें वहां पर का जो है उसने क्या नाम है सती वहां का जो सामाजिक जो है जो हम सामाजिक रिवाजों के ऊपर हम रोशनी डालना चाहेंगे। रामायण के अनुसार ये जो है सती प्रथा उस जमाने में बहुत तेजी के साथ फैला हुआ था, जिसका जो है जिक्र जो है रामायण में भी आता है, महाभारत में भी आता है। गुप्त काल में भी सती प्रथा का ऐतिहासिक अभिलेख गुप्त वंश में जो है देखने को मिलता है। उसी तरीके से हम जो देखते हैं कि 810 ईस्वी में घटियाला अभिलेख में जोधपुर के राजपूत रानुका की इंतकाल के बाद उसकी ये पत्नी संपल देवी ने सती का जिक्र आता है। उसी तरीके से वान भट्ट, देवन भट्ट, मेघातिथि ये सब सारे ऐसी मतलब के विद्वान है, इन्होंने भी जो है सती के बारे में बहुत तफसील से बयान किया है। बृहस्पति ने जो विधवा को अपने पति को चिता के साथ जल जाना चाहिए, ये हरित और एंग्रस आदि ने ये बात कही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जौहर प्रथा भी उस जमाने में बहुत तेजी के साथ राइज था। भारतीय नारियों द्वारा किया गया सामूहिक रूप से जो आत्मदाह जौहर कहलाता था, यह सती प्रथा से उस अलग इसलिए था कि वो एक महिला सती तभी होती थी जब उसका पति मर जाता था। जौहर पति की जीवित हालत में भी होता था और जौहर के अगले दिन राजपूत साका प्रथा संपन्न करते थे जिसमें प्राणों की आहुति देने का रिवाज था। भारत में जौहर का जो है पहला जौहर सिकंदर के समय में देखने को मिला, दूसरा जो है मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में 711 ईस्वी में समय में मिला जो राजा दाहिर की पत्नी ने किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में 1301 ईस्वी में रणथंभौर राजा हमीर देव की पत्नी जौहर किया था। उसके बाद खुसरू
तारीख इलाही में भी जो है इसका जिक्र आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है 1303 में चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती ने जौहर किया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि जौहर का जो है बहुत ही जो है जानकारी होती है। उस जमाने में जो है समाज का जो शादियां जो होती थी, भारतीय संस्कृति में विवाह का जो है 8 तरह का होता था। वो 8 तरह का जो विवाह होता था उसको 4 को जो है उस जमाने में जो है ये दिया जाता था, 4 का जो है उसे अहमियत दी जाती थी। लेकिन 8 तरह का जो रिवाज था उसको एक को ब्रह्म विवाह कहते थे, दैव विवाह कहते थे, आर्ष विवाह करते थे, प्रजापति विवाह कहते थे, और आसुर और गांधार और राक्षस और पैशाच 8 तरह के जो है ये होते थे। अब अगर उसके बारे में जो है ब्रह्म विवाह में लड़की को पिता के जरिया जो है जो खोज कर जो आजकल के जो भांति जो शादी होती है उसे ब्रह्म विवाह कहते थे। दैव विवाह जो पुरोहितों जो है दो के जरिया जो है लिया जाता था, पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। उसके बाद जो है प्रजापति विवाह, जो ऐसे विवाह को कहते थे जिसका कन्यादान की जाओ दोनों मिलकर धार्मिक कृतियों को जो ये करते थे। उसी तरीके से आसुर विवाह, वो पिता विवाह कर देता था। महाभारत में उल्लिखित पांडु माद्री का विवाह आसुर विवाह के नाम से जाना जाता था। गांधार विवाह महाभारत में उसे सबसे पहले विवाह बताया गया जिसमें उदयन वास्तवादेव तथा दुष्यंत शकुंतला का विवाह जो है गांधार विवाह था। राक्षस विवाह ये बलपूर्वक जो शादी होती थी उसके साथ विवाह किया जाता था। महाभारत इसमें क्षत्रियों का धर्म कहा गया है। अर्जुन द्वारा सुभद्रा एवं से जो विवाह किया था, जो शादी की थी, वो राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता है। कृष्ण रुक्मिणी विवाह इसी प्रकार का विवाह था। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग राक्षस विवाह से उत्पन्न थे। पैशाच विवाह सबसे निष्कर्ष विवाह जिसे छल कपट कर जो शादी होती थी उसे पाश्चात्य विवाह कहते थे। उसके बाद जो है ये संगम यानी कि दक्षिण वैसे विवाह जो संस्कार के रूप में आर्यों ने जो ये रिवाज कायम किया था। इसमें 8 प्रकार का उल्लेख प्रमुख विवाह से होते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि उस जमाने में जो जाति जो थी, ये तो विवाह का जो है हमने मतलब कि ये किया। उसी तरीके से जो है 8 तरह के उस वक्त जो था पुत्र भी जो है वो 12 तरह का मतलब कहा गया है। एक पुत्र जो है औरस पुत्र, दोहित्रपुर, क्षेत्रपुर, कानिनी, गौड़द पुत्र, सौहार्द, दत्तक, कुत्रीम, क्रीत, स्वयं दत्ता, अपविध, लब्ध, यानी कि 12 तरह के जो है ये बच्चे ये पुत्र हुआ करते थे। ये उस वक्त का सामाजिक ढांचाओं के बारे में आप तमाम लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप ये देखेंगे कि उस वक्त का जो जाति प्रथा थी वो कैसी थी। तो आपको जो है आप ये देखिएगा कि प्राचीन भारत में जो है जातियों का जो है धर्म सूत्रों में जो है 12 तरह का बताया गया है। मनुस्मृति में 60 तरह का बताया गया है। ब्रह्म पुराण में 100 तरह का जातियों को बताया गया है। इसी तरह ऋग्वेद के में 4 तरह का जो है ये जाति बताया गया है। महाभारत और मनुस्मृति में विराट पुरुष में स्थान पर ब्रह्मा की कल्पना की गई है। उससे जो है 4 तरह की जाति कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब सारे मतलब के जो है जो जातियां जो थी वो जातियां जो है वो क्या नाम है ये उससे जो है जो ये होते थे वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होते थे। तो मैंने आप तमाम लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि जितने भी तरह के जो ये होते थे क्या नाम है शादियां होती थी या उससे जो बच्चे जो पैदा होते थे तो उसका क्या अहमियत था। हम इतना जानते हैं कि प्राचीन भारत में जो 712वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में जो सूरत हाल था
उस जमाने में जो है बड़ा ही अहमियत का हामिल था। यानी कि अर्बनाइजेशन जो है बहुत तेजी के साथ होना शुरू हो गया। उसके बाद जो है टेम्पल बहुत तेजी के साथ बनना शुरू हो गया। टेम्पल बनने के बाद जो है जब अर्बनाइजेशन होगा तो जब वहाँ पर शहरीकरण होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है मंदिर जो है बहुत तेजी के साथ बनेंगे, और जब मंदिर बनेंगे तो वहाँ पर समाजी ढांचा जो है बहुत तेजी के साथ देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है ये क्या नाम है, उस वक्त जो है टेक्सटाइल का रिवाज बहुत तेजी के साथ बढ़ गया था। ट्रेन नेटवर्क तेजी के साथ ये हुए थे, कारोबार तेजी के साथ बढ़ने लगे थे। उसके बाद जो है मार्केट का जो है अमल दरामद होना शुरू हो गया था। उसके बाद जो है सामान एक दूसरे के साथ बेचना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से जो है क्या नाम है, ये नगरम में जो है ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप करना शुरू कर दिया। उसके बाद फैक्ट्री बनना शुरू हो गया। उसके बाद रीजनल जो मतलब कि जो छोटे छोटे जो राजा थे और उसको जो है जो जिस तरीके से मुगल ये में जो है उसको मनसब के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर जो है लैंड ग्रांट्स के नाम दिए जाने लगे और ब्राह्मण और फौज को वो लैंड ग्रांट देने में सबसे ज्यादा मतलब कि ये होगा कि जो लोग फौज में काम करते थे उसको पैसे के बदले में जमीन दी जाती थी, और उससे जो खेती बाड़ी करते थे तो उससे जमीन में बहुत तेजी के साथ वो बढ़ना शुरू हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ जो है वो जमीन का जो है स्ट्रक्चर बहुत समाज में जो है काफी चेंज हुआ। उसके बाद फ्यूडलिज्म आया, सामंत तेजी के साथ बढ़ा, लैंड ग्रांट ब्राह्मणों को देना, गवर्नमेंट ऑफिसर और को देना शुरू हुआ। राजा के बाद जो है लोकल जो मतलब के जो रूलर जो थे वो ब्राह्मण ही हुआ करते थे। लैंड को वापस लिया जाता था और ये राजा ले सकता था, यानी कि जो लैंड जो जमीन उसको दी जाती थी वो परमानेंट का उसके मालिक नहीं होते थे, बल्कि वो टेम्पोररी बेसिस पर उनको दिया जाता था। अगर उनके काम अच्छे नहीं होते थे, वो अपने काम में कुताही करते थे तो उससे जमीन किसी वक्त भी ले सकता था। उसी तरीके से जो है जमीन जो है वो हेरिटेज नहीं होता था। इतिहासकार ने उसे फेडरलिज्म के नाम से कहा। कास्ट सिस्टम जो है उस जमाने में बहुत तेजी के साथ राज हुआ। ब्राह्मण जो है और राजपूत दो कास्ट हुए। उसके बाद ब्राह्मण के से जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद 700 से 1200 ईस्वी में जो मतलब के तेजी के साथ जो बढ़ना शुरू हो गया, और उसके बाद जो है काफी एक जो जमीन का जो है कारोबार या जमीन को जो देखभाल करने वाला या हिसाब किताब रखने वाला एक नए जात का उस जमाने में जो है अमल में आया, जिसे कायस्थ के नाम से, जो आज के जमाने में एक रेवेन्यू को जो अपने पास रखते थे, जो रेवेन्यू के या जमीन का जो पूरा हिसाब किताब रखते थे, उसको एक नए कास्ट के नाम से जाना गया जिसको कायस्थ किया गया। उपनयन संस्कार ब्राह्मण ही कर सकते थे। राजपूत, क्षत्रिय, लड़ाकू, शक, हुंस ये सब सारे मतलब के ऐसे मतलब के ये जो थे जिसको क्या नाम है ये लड़ने का काम मतलब दिया गया। जो राजाओं का मुहाफिज हुआ, आर्म फोर्स का महत्व बहुत तेजी के साथ बढ़ गया। जमींदार प्रथा बहुत तेजी से हुआ। जनरल ट्रेड्स का जो है हॉर्स ट्रेडिंग होना शुरू हो गया। ब्राह्मण और राजपूत में अलायंस हुआ और मंदिर बनाने का काम शुरू किया गया। उसके बाद लैंड ग्रांट्स के कारण शूद्र की ये पोजीशन अच्छी होने लगी। अब पूजा पाठ जो है ये जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कहीं कहीं पर जो है पूजा पाठ करने का अधिकार ये शूद्रों को भी देखने को मिलता है। लेकिन शूद्र के बाद जो है अनटचबिलिटी एक नए तरीके का जो है मतलब के कास्ट का जो है जन्म हो चुका था, और अनटचबिलिटी में जो है वो बहुत सारी ऐसी जो है मतलब के जाते हैं जो शूद्र हैं, लेकिन वो उसको अनटचबिलिटी के जरिया मतलब कि हो गया। उस वक्त यही अनटचबिलिटी का आना और स्लेवरी यानी कि गुलामी प्रथा का काम करना शुरू हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि उस जमाने में वुमेन की जो स्थिति जो है कुछ अच्छी हो गई, और
वो ये जो है गुलाम की दास्ता खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया।